कैलिफोर्निया के 55 साल के जॉन शोन्स अपनी कार से प्लूमाज नेशनल कैंप के पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। मौसम अच्छा होने की वजह से उन्होंने सोचा कि आज वो अपनी फैमिली को इसी पहाड़ी इलाके में लेकर आएंगे कि अचानक उनकी कार बर्फ़ के ऊपर चलने की वजह से स्लो होकर रुक गई। उन्होंने अपनी कार को थोड़ा धक्का लगाना चाहा, लेकिन 55 साल की बूढ़ी हड्डियों में शायद वो ताकत नहीं थी और उस पर से उन्हें चेस्ट पेन शुरू हो गया। 24 फरवरी 1978 का दिन था। उस रोड पर बहुत कम लोगों का आना जाना था और इमरजेंसी सर्विसेज शोन से बहुत दूर थी। इसी सोच में डूबे ही थे कि उन्हें एक कार आती दिखाई दी और उन्होंने रोड साइड से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कार में बैठे लोगों ने शोन्स की तरफ पलट के भी नहीं देखा। शोन्स को कुछ समझ में नहीं आया तो वो शहर की तरफ पैदल ही चल पड़े। कुछ मील दूर एक लॉज था, उन्हें वहाँ से हेल्प मिल सकती थी। यही सोचकर वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें वही कार दिखी जिसे उन्होंने हेल्प मांगी थी। वो कार सड़क के किनारे पार्क थी। उस कार का मॉडल 1969 मर्क्यूरी मॉन्टेगो था, लेकिन उस कार में कोई नहीं था। उस वक्त शोन्स एक इमरजेंसी सिचुएशन में थे और इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो उन्होंने देखा है वो आने वाले वक्त में एक सनसनी और रहस्यमय कहानी बन जाएगी। देखा जाए तो शोन्स ही वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने युबा सिटी में गायब हुए 5 लड़कों को आखिरी बार जिंदा देखा था, जिनके नाम टेड वियर, गैरी मैथियस, जैक मैड्रूगा, जैक हुएट और बिल स्टेर्लिंग थे। आखिर कैसे ये 5 लड़के अपने घर से 80 किलोमीटर दूर इस अनजान रास्ते में आए? ना तो उन्हें वहाँ किसी भी तरह का काम था और ना ही कोई घूमने फिरने की जगह। ये 5 लड़के दिमागी तौर से बीमार भी थे, लेकिन इतने भी नहीं कि वो कहीं गुम हो जाएं। ये 5 अपने फैमिली के साथ ही रहते थे और इनकी फैमिली इनकी निगरानी करती थी। इनके मोहल्ले वाले प्यार से इन्हें बच्चे ही कहते थे, क्योंकि इनका बिहेवियर सबसे बहुत अच्छा था। 24 फरवरी को मैड्रूगा अपनी मर्करी कार में बाकी के 4 दोस्तों को लेकर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के चिको सिटी गए थे। ये सारे के सारे बास्केटबॉल गेम के डाई हार्ड फैन थे, मैचेस देखते भी थे और खेलते भी थे। वियर 32 साल के थे और पेशे से एक जैनिटर थे और इस ग्रुप में सबसे बड़े थे और अपने ग्रुप के हुएट और मैड्रूगा के बहुत करीबी दोस्त थे और दोनों आर्मी में काम कर चुके थे। मैथियास भी आर्मी में था, लेकिन सिजोफ्रेनिक होने की वजह से उसे आर्मी से हटा दिया गया था और मैथियास को हमेशा अपनी दवा अपने साथ रखना होता था। पर उस दिन वो लोग सिर्फ 80 किलोमीटर जाने के लिए निकले थे, इसलिए मैथियास अपनी दवा साथ नहीं लेकर गया था। बास्केटबॉल मैच रात 10 बजे ख़त्म हो गया था। वहाँ से निकल के ये लोग एक स्टोर पर कुछ खाने पीने की चीज़ लेने के लिए रुके और फिर वहाँ से निकल गए। लेकिन अपने घर के तरफ जाने के अलावा वो लोग ईस्ट की तरफ निकल गए, ठीक अपने घर के उल्टे रास्ते पर। जब शोन्स ने इन्हें देखा था तब वो बास्केटबॉल ग्राउंड से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर था। 25 फरवरी की सुबह जब शोन्स किसी तरह लॉज पहुंचे और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाने लगे, तभी उन्होंने वहां के न्यूज़पेपर में 5 लड़कों के गुम हो जाने की खबर देखी और साथ में वो कार की मॉडल की तस्वीर भी देखी। तो शोन्स ने पुलिस को उस घटना के बारे में बताया और इधर वियर और स्टेर्लिंग के घर वाले बाकी लड़कों के घर में जाकर अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिए थे और कुछ ना पता चलने पर पुलिस को कंप्लेन किया गया। 28 फरवरी की सुबह में पुलिस को उन लड़कों की कार उसी रास्ते पे पहाड़ के पास पार्क मिली जिसके बारे में शोन्स ने बताया था। स्टोर से खरीदे गए सारे फूड पैकेट कार की पिछली सीट पर ही थे, जिसमें से आधा खाया हुआ कैंडी बार भी था। उस गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर नहीं थी। गाड़ी में घर तक जाने के लायक गैस भी था।
शायद रास्ते में बर्फ गिरने की वजह से गाड़ी का टायर उसमें फंस गया होगा और इसलिए ये लोग गाड़ी को वहीं छोड़कर मदद के लिए आगे बढ़ गए होंगे। लेकिन सवाल था कि आगे बस घना जंगल था और इन पांचों ने ठंड से बचने के लायक कपड़े भी नहीं पहने थे। वो इलाका बहुत खतरनाक था। पथरीली ज़मीन के साथ साथ बेहद चिकनी फिसलन वाले स्लोप्स थे। पैदल उस इलाके में सर्च करना नामुमकिन था और इसलिए पुलिस ने हेलीकॉप्टर से उनकी तलाश शुरू कर दी और साथ साथ ज़मीन पर सर्च करने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया गया। उस एरिया में आने जाने वाले से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी से कुछ हासिल नहीं हुआ। इधर फैमिली वालों ने इन पांचों की खबर देने वाले के लिए $2600 का इनाम भी रखा और अपने अपने फ़ोन के पास इस उम्मीद से बैठ गए कि कोई खबर मिल सके, लेकिन उनको बस नाउम्मीदी मिली। जून का महीना था। एक छोटा सा मोटरसाइकिल ग्रुप उन्हीं जंगलों के अंदर मोटरसाइकिलिंग करता हुआ एक बंद पड़े हुए ट्रेलर के पास पहुंचा। ऐसी अबैंडन ट्रेलर को देखकर सब ने अंदर जाकर एक्सप्लोर करना चाहा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए वहां पर लगे एक बेड पर उन्हें चादर में लिपटी हुई लाश मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और जब चादर हटाया गया तो वो वियर की लाश थी। उसके शूज़ गायब थे और उसके पैर पर जख्म था। वियर को देख के लग रहा था कि 90 किलो का वियर करीब 30 किलो कम था। इससे ये भी पता चलता है कि शायद वो भूख से मर गया होगा। उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी से ये भी पता चला कि कम से कम वो 8 हफ्तों तक जिंदा रहा होगा। लेकिन उसने वहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि यह ट्रेलर उनकी गाड़ी से सिर्फ 19 मील की दूरी पर था। जल्द ही पुलिस को स्टेरलिंग और मैड्रुगा की भी लाश मिल गई, जो कि वियर की लाश से करीब 5 मील की दूरी पर थी। पुलिस का कहना था कि शायद ये दोनों ट्रेलर में पहुंचने से पहले ही भूख से मर गए होंगे। मैड्रुगा के लाश से गाड़ी की चाबी भी मिल गई। स्टेरलिंग की बॉडी को जंगल के जानवरों ने नोच नोच के खाया था और उसके बचे हुए जिस्म के टुकड़े आसपास ज़मीन पर फैले हुए थे। थोड़ी ही दूरी पर पुलिस को जैक की बैकबोन उसके लेवाइस जीन्स के साथ लिपटी हुई मिली। उसी के पास एक दूसरे पुलिस वाले को जैक की खोपड़ी मिली और जैक के एक डेंटिस्ट रिश्तेदार ने उस खोपड़ी में लगे दांत से कंफर्म किया कि ये जैक ही है। लेकिन अब तक मैथियास का कोई निशान नहीं था। बस उसकी टेनिस शूज़ ट्रेलर के अंदर पड़ी हुई मिली थी, लेकिन ना जाने क्यों अपने शूज़ को छोड़ के वो वियर्स की बूट पहन के निकल गया था, क्योंकि वियर्स की बूट वहाँ पे नहीं थी। पुलिस और लड़कों के फैमिली को सबसे चौंकाने वाली बात ये लगी कि आखिर वियर भूख से कैसे मरा, जबकि उस ट्रेलर में बहुत सारे जंक फूड थे, जैसे बिस्किट्स एंड स्नैक्स। उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी से ये तो पता चल गया कि वो कम से कम 8 से 13 हफ्तों तक जिंदा था, लेकिन वहाँ पड़े हुए जंक फूड के खाली कैन सिर्फ 12 ही थे। इसका मतलब वियर्स ने 13 हफ्तों में सिर्फ 12 कैन फूड खाई थी। पर क्यों? उस ट्रेलर में इतना खाना था कि महीनों तक वो पांचों सरवाइव कर सकते थे, और साथ साथ उस ट्रेलर में आग जलाने के पूरे साधन थे। उसके बाद भी आग जलाने की चीजें बिल्कुल पैकेट के अंदर अनटच्ड थी। वो जगह बर्फीली थी और इनमें से किसी ने ट्रेलर की खिड़की को तोड़ के अंदर घुसने का रास्ता बनाया था, लेकिन ठंड पड़ने पर किसी ने खिड़की को ढांकने की कोशिश भी नहीं की थी, जबकि वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जिससे उस टूटी हुई खिड़की को ढांका जा सके। थोड़ी छानबीन से पता चला कि उस ट्रेलर पे 23 फरवरी को फॉरेस्ट सर्विस के कुछ एम्प्लॉयज़ वहां गिरे हुए बर्फ को साफ करके गए थे, और ये पांचों वहां 25 फरवरी के आसपास एंटर किए थे। इसका मतलब साफ था कि वो जगह अबैंडन नहीं थी, वहाँ लोगों का आना जाना था, और शायद इन पांचों को भी यही लगा होगा कि सर्विस एम्प्लॉयज़ लौट के आकर इन लोगों को इनके घर पहुंचा देंगे। इनमें से एक थ्योरी ये भी थी कि मैथियास ने ग्रुप को फॉर्ब्सटाउन जाने के लिए कन्विंस कर लिया होगा, जहां मैथियास का एक दोस्त रहता था, और ये हो सकता है कि मैड्रुगा रास्ता भटक जाने की वजह से जंगल के अंदर रास्ते में चला गया होगा और वहीं इनकी गाड़ी बर्फ में अटक गई होगी, और घबराहट में ये सारे लोग गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ गए होंगे। इस बात को 1 साल होने को आ चुका था और अब तक मैथियास का कोई पता नहीं चल सका था। इन पांचों के उल्टे रास्ते पर जाने की बात अब तक समझ में नहीं आ रही थी। उस ठंड से कड़कती रात में वियर बिना जैकेट के 20 मील का सफ़र करके उस ट्रेलर तक पहुंचा था। आखिर वो लोग वापस बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ क्यों नहीं गए,
जबकि वहां आबादी ज्यादा थी, जबकि उन्होंने जंगल में जाना ही सही समझा। जैक की मां ने पुलिस को बयान दिया कि किसी अनदेखी शक्ति ने उन पांचों से ऐसा करने को कहा होगा, क्योंकि आज तक इनमें से कोई भी इतनी दूर नहीं गया। उन्होंने लॉस एंजलिस टाइम्स के एक अखबार से कहा कि मैड्रूगा अपनी कार को बहुत अच्छे से संभाल के रखता था और ये इम्पॉसिबल है कि वो खुद से अपनी कार को उस पथरीले रास्ते पर लेकर जाए जहां कार खराब होने का खतरा ज्यादा है। वो कभी भी इतनी दूर और जंगल के इतने अंदर नहीं जा सकता। जरूर किसी दूसरे इंसान ने इन्हें बहलाया या भटकाया होगा। वीहर की दूसरी फैमिली मेंबर ने कहा कि बास्केटबॉल के दौरान जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये पांचों किसी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे, लेकिन पुलिस को ऐसी किसी थ्योरी के सबूत नहीं मिले। लेकिन पुलिस ने यह भी कहा कि क्या पता कि वो लोग किसी से डर के भाग रहे होंगे और शायद इन पांचों का पीछा किया जा रहा होगा। इन्वेस्टिगेटर्स को अभी पूरी तरह से ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन चारों की मौत हुई कैसे, और ना ही ये पता चल सका कि सड़क को छोड़कर ये लोग जंगल की तरफ क्यों गए जहां बर्फ, ठंड और पथरीले रास्ते थे। जब उन्हें मैथियास के फ्रेंड के घर ही जाना था तो वो सड़क पर आगे बढ़ते। गाड़ी साइड में पार्क करके जंगल के अंदर जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई। इनके गुम होने से एक दिन पहले फॉरेस्ट सर्विस की एक स्नो कार रास्ते में बर्फ़ हटाने का काम कर रही थी। शायद उसी ट्रैक्स का पीछा करते हुए ये लोग अपनी गाड़ी को छोड़कर निकल गए होंगे और इसी ट्रैक पर मैड्रूगा और स्टेर्लिंग को हाइपोथर्मिया के दौरे पड़े होंगे और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई होगी। थ्योरी में ये भी कहा गया कि ट्रेलर तक पहुंचकर इन्होंने उसकी विंडो को तोड़ा होगा और अंदर आ गए होंगे, लेकिन वहां पड़े हुए फ्रेश चीज़ों को देखकर ये डर गए होंगे कि इस ट्रेलर का मालिक पुलिस को खबर कर देगा और इसी डर से इन लोगों ने वहां की चीज़ें यूज़ नहीं की होंगी और इसलिए भूख की वजह से वीयर की जान चली गई होगी और बाकी के दो लोग वहां से निकलकर किसी दूसरे रास्ते पर चले गए होंगे और बाद में उन दोनों की भी मौत हो गई होगी। यह हादसा इतना मिस्टीरियस बन गया कि चारों के मौत के बाद भी पुलिस सालों तक इस घटना की जांच में लगी रही, लेकिन आज के डेट तक इस घटना से जुड़े किसी भी तरह के सबूत हाथ नहीं लगे और अब तक मैथियास का कोई पता नहीं चला। अगर वो जिंदा है तो कहाँ है, और अगर वो मर गया तो उसकी लाश और हड्डियां या उसके कपड़े कहाँ गए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे सच्चे कहानी के साथ। कोरोना के कहर से बचकर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ को बार बार धोएं, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।